वी मीडिया के हमारे शो डायरेक्ट सवाल विद मनु में आप सबका स्वागत है। हमारे आज के गेस्ट असम से डॉक्टर अशमा बेगम हैं। डॉक्टर अशमा असम में महिलाओं के मुद्दों पर एक बेबाक और बुलंद आवाज है। साथ ही वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के पूर्वोत्तर राज्यों की अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही डायरेक्टर स्पोर्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय से भी जुड़ी हुई हैं और साथ ही जनरल सेक्रेटरी हैं वो असम बेसबॉल एसोसिएशन की। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर अशमा, मेरा सबसे पहला सवाल है, 3 तलाक पर बैन को आप किस तरह से लेती हैं? क्या 3 तलाक की वजह से मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति कमजोर थी? मनु जी, अगर 3 तलाक को आप अगर मजहबी साइड से लेते हैं और आप अगर आज की जो हालात है उस तरफ से अगर लेते हैं, आज की हालात के हिसाब से आप अगर 3 तलाक को लेते हैं, ये समर्थन लायक है नहीं आज की डेट में, क्योंकि लोगों ने 3 तलाक का जो ओरिजिनल रीजंस है वो बिना कुछ जाने औरतों को बहुत मिसयूज किया है। अगर आप 3 तलाक के बारे में जाने तो यस, मुसलमानों को कुछ अधिकार दिया गया है, कैसे मतलब वो 3-3, 4-4 शादियां कर सकते हैं। मसलन वो उनके पास अगर औलाद नहीं है या उनका प्रॉपर्टी ज्यादा है टू गिव द शेल्टर्स ऑफ अदर्स, ये लेकिन कुछ प्रावधान है। लेकिन आज की जो मर्द है, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग भी थोड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे इतना है नहीं, तो मर्द जो है ना, मेल्स इसका एडवांटेज देते हैं। लाइक उनको ऐसा दबा के रखते हैं, अरे मैं जो भी करूँ, तू अगर आवाज उठाएगा तो तुझे तलाक दे देंगे। अब बेचारी कहाँ जाए, एक घर से दूसरी घर तक आए, तलाक दे देंगे तो वो घर नहीं जा पाएंगे, कौन खिलाएगा, कौन रहेगा रखेगा। इसीलिए वो सहमे हुए रहते हैं, मतलब हस्बैंड कुछ भी करे मुझे तो यही सुनना है, सोचना है। तो इस बात को मैं समर्थन नहीं करती हूँ। और एक बात है, अगर आप मजहबी साइड से लेते हैं 3 तलाक के लिए, आपको जैसे आप अभी किसी को एक तलाक दिया ना, दैट इज फर्स्ट वार्निंग है। ये फर्स्ट वार्निंग है कि आपका कुछ चीजें मुझे अच्छा नहीं लगा तो आप वो सुधर जाओ। ये इट इज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। 3 महीने का एक प्रावधान होता है, उसके बाद फिर और एक तलाक होता है। उसमें क्या होता है ना, मेल जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की साइड से दोनों को, फैमिली को बुलाया जाता है और उनको एक बोला जाता है कि इनको मैंने पहले एक वो वार्निंग दिया था 1 तलाक, टाइम देखिएगा, टाइम 3 महीने का एक गैप मिला, मतलब इस बीच में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है तो वेल एंड गुड। उसके बाद फैमिली को बुलाते हैं, फिर भी दूसरा तलाक हो गया, उनके दोनों के नॉलेज पे हो गया। और थर्ड वाला में क्या होगा, आफ्टर 3 मंथ अगेन थर्ड वाले में क्या होगा, पूरा समाज के लोगों को बुला के इन लोगों का फाइनल तलाक होता है। और एट द टाइम ऑफ तलाक उनका जो मेहर होता है उनको दिया जाता है बायकायदा, सो दैट शी कैन रन हर लाइफ। इनका थोड़ा मतलब कोई बिजनेस हो, जो भी हो, आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, वो मेहर की तरफ से उनके पास चले जाते हैं। तो क्या होता है, एक तो until and unless she got married to another person, she is getting maintenance। बट आजकल कौन देता है? आप अगर कोर्ट में जाएंगे, वकील आपका पैसा खा लेगा। और कोर्ट में आपको और एक बात मालूम है, आपको डेट पे डेट, जवानी में उनको तलाक मिला, उनका सुनवाई होते होते आपका मतलब बुढ़ापा निकल जाता है। इस बीच में उस औरत का क्या हाल हो सकता है, आप मतलब बिलीव नहीं कर सकते हैं। मैंने अपने आंखों से खुद देखा है। ये एक्चुअली ज्यादातर मुसलमानों में इसीलिए हो रहा है बिकॉज दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड। वो बोल नहीं पाते, उनके पास वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। और इसका जो ये क्या बोलते हैं आपका सुविधा, क्या सुजोग बोलता है इसका, वो मर्द पूरा उठाते हैं इसका एडवांटेज मर्द पूरा उठाते हैं। सो आई डोंट बिलीव दिस काइंड ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, और ये मजहब तरीके से भी वो वैलिड नहीं है। मैंने तो अशमा जी, जैसे अभी आपने कहा कि 3 तलाक के 3 फेजेस के हिसाब से जाता है, लेकिन आजकल काफी हमें सोशल मीडिया या इसके थ्रू जानने को मिला है कि वो व्हाट्सएप पे लिख देते हैं, एक वो स्काइप पे बोल देते हैं तलाक तलाक तलाक। तो वो क्या सिस्टम है, वो किस तरह से ये लोग फॉलो करते हैं?
मैं आपको अच्छे से हेलो, कैन यू हियर मी? जी 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 अस्मा जी, जी मैं ये जानना ये चाह रही जो थी। जी ये जो आजकल की डेट में ना मेल में होता है, व्हाट्सएप में होता है, ये सब लोगों को मिलने से ना पहले तो कान के नीचे एक थप्पड़ लगाना सही है। कौन से कुरान शरीफ में लिखा है ऐसे मेल में दे दो, ये इसमें दे दो? हाँ, ये तो एक बहानाबाजी है कि किसी के साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करो और अपने पति को आप फेस नहीं कर पाओ, इसे मेल से आप तलाक दे दो। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अस्मा जी, एक एक अक्सर जो है जब तलाक की बात आती है और इस तरह जब वो तलाक से वो वापिस से अभी ज्वाइंट बहुत से केसेस में हम देखते हैं तो हलाला एक शब्द आता है, तो ये हलाला क्या है हम ये जानना चाहेंगे, और मुस्लिम महिलाएं इसका विरोध क्यों नहीं करती अगर ये गलत है तो? हलाला मुझे खुद शर्म आ रही है ये सब बातें करने के लिए। आवाज मत दीजिए। हाँ, मुझे खुद शर्म आते है ये सब बात करने के लिए, क्योंकि हलाला ऐसा है कि मैं सपोज यू एंड मी, वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, तो किसी वजह से हम दोनों के बीच में तलाक हो चुके हैं, 3 तलाक। अब क्या हुआ, आपको मुझे फिर से हस्बैंड को फिर से वही वाइफ को शादी करना होता है, जी तो उनके लिए एक प्रोसीड्यूर है कि यू विल हैव टू गो थ्रू हलाला। जी हलाला मीन्स क्या है, कोई एक बंदा जैसे वाइफ को मुझे किसी और दूसरे मर्द के साथ शादी करना पड़ेगा। शादी करने के बाद उनके साथ एक रात बाकायदा निभाना पड़ेगा, देन ओनली माई हस्बैंड कैन गेट मैरी मी अगेन। तो आप मुझे बोलिए, यहाँ पे मर्द का तो ये हो गया, आपका तलाक दे दिया फिर शादी कर रहा है, उनका तो कुछ नहीं है। लेकिन एक एक औरत को यू आर जस्ट पुशिंग हर टू फॉर प्रोस्टिट्यूशन, तो वो मुझे समझ में नहीं आया। और जिस दिन समझ में आया मेरे सामने ऐसे होंगे तो ये तो बहुत बवाल हो जाएंगे। मैंने एक फिल्म देखा था निकाह बोल के, तो निकाह में ऐसा हुआ था कि आप दूसरे के साथ शादी करके फिर वापस आना है, तो लोग बोलते हैं लेकिन जिस दिन ये होगा उस दिन शायद बहुत बवाल होगा। ये तो बिल्कुल आपने। कौन सा बात है, औरत को आप प्रोस्टिट्यूशन के लिए आप पुश कर रहे हो। एक मतलब आप ऑलरेडी एक मैरिड हो, किसी के साथ आप विवाहिता हो, फिर उसी हस्बैंड के साथ शादी करने के लिए दूसरी मर्द के साथ आपको सोना पड़ेगा, वो भी आपको फोर्सफुली। तो व्हाट काइंड ऑफ लॉ इज दिस? यू आर सेंडिंग, यू आर पुशिंग ऑल योर डॉटर्स टूवर्ड्स प्रोस्टिट्यूशन, फर्स्ट स्टेप। तो ये कोई आज की एक तरह से प्रथा तो है नहीं अस्मा जी, तो मुस्लिम महिलाएं इसका विरोध क्यों नहीं करती? ये आवाज तो उनके बीच से ही आनी चाहिए ना, क्योंकि ये मानसिक मनोज रूप जी, से उनको बहुत बेइंतहा परेशान करता है। हम सुनने वालों को इतना प्रॉब्लमेटिक ये चीज लग रही है, तो वो तो इस दौर से बेचारी निकल के आती है काफी महिलाएं। मंदू जी, बहुत सारे ऐसा लोग हैं बोलना चाहते हैं लेकिन समाज की दबाव से या फैमिली प्रेशर से वो लोग बोल नहीं पाते, और इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो है कि बोल भी नहीं पाते कि हाँ मुझे ये सब नहीं करना है। इसके लिए पढ़ाई जो है ना बहुत मायने रखते हैं, और ये जो है ना कुछ समाज भी उन लोगों को ऐसा दबा के रखते हैं कि ये सब मत बोलना, ये करना, कहीं ना कहीं सिकोड़ के रखते हैं, समेट के रखते हैं औरतों को। उनको बोलने नहीं दिया जाता है, और बोलोगे तो आपको थू थू करेंगे। लाइक आपके साथ अगर फीमेल, मेरे साथ अगर रेप हो जाते हैं तो समाज क्या होगा, समाज के कौन राम और रहीम का बेटा आएगा मुझसे अरेंज मैरेज करने के लिए? आप बोलिए, दोषी कौन है, मैं हूं या जिसने रेप किया था वो है? ऑफ कोर्स दोषी तो वही है, लेकिन हमारा समाज दोषी उसको करार देता है जिसका रेप हुआ है। ये मानसिकता है हमारे समाज की। ये मानसिकता ही तो चेंज करना है नीतू जी, क्योंकि ऑलरेडी सी इज सफरर, द गर्ल और दैट फीमेल पर्सन, सी इज द सफरर, इवन सी इज हेटेड बाय ऑल द सोसाइटीज एंड अदर पर्सन। एंड इनको ना कोई अच्छे नजर से देखते भी नहीं है, अरे इसका तो रेप हो चुका है, इसको क्यों शादी करवाना है। लेकिन उसी समय में कोई ढके हुए कोई औरत मिल जाए ना, हाँ इसके साथ ही शादी करना है, ये अच्छी होंगे, ये होंगे, ये लोग मिनी माइक्रो मिनी में भी नहीं जाते हैं, सोचते होंगे किसके किसके साथ घूम के आए होंगे, लेकिन इनको ये भी नहीं मालूम कि ढके हुए लोग भी गंदे काम कर सकते हैं। तो मानसिकता जो है चेंज करने की बहुत जरूरी है। आई हैव सीन, मैंने बहुत सारे ऐसे औरतें देखे जो गायनोकोलॉजिस्ट की चैम्बर के सामने बैठे हुए होते हैं ढके मुंह। तो मैंने एक बार पूछा आप लोग क्यों आए हो यहाँ पे? बोलते नहीं है, लेकिन करने क्या आते हैं, अबॉर्शन करने आते हैं।
ये लोग जानते हैं कि हाँ ये गलत है, फिर भी आते हैं। वाई? आपको ढके हुए अगर रहना है तो घर में ही रहो ना, पर अब बाहर आने की क्या जरूरत है? तो कहीं ना कहीं मानसिकता जो है ना, जो सिक मेंटेलिटी इनके अंदर में ऑलरेडी घुसा हुआ है। वही डबल स्टैंडर्ड वाली जो बात है आसमा जी, जो कि एग्जैक्टली दूसरे के लिए, जो हमारे लिए सूदिंग है, वो चीज हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वही चीज जब दूसरा करता है तो उसको पॉइंट आउट करते हैं। आसमा जी, अरे मेरा मैंने अगला तो सवाल आप है अभी। देखो, आज मुझे अगर कोई रेप कर लेगा ना, एक घर अच्छी घर का लड़का कभी नहीं आएगा मुझे शादी करने के लिए। अरे इसके साथ तो रेप हो चुका है ऑलरेडी, क्यों इसके साथ शादी करे? लेकिन मैं तो हर साइड से सफर ही हूं ना। एक लड़की, मतलब आप फोर्सफुली मेंटली फिजिकली आपको, आप उसको इतना सहमा के रखते हो, ऊपर से आप उनको ना हेल्पिंग हैंड भी आप शो नहीं करते हो कि आ जाओ मैं आपके साथ हूँ। जो सिंपैथी है वो भी ग्रो करने नहीं देते हो आप। बिल्कुल ये जो आपने सही कहा। समाज है ना, उनका इनका मेंटेलिटी पहले वो चेंज करना चाहिए, बाद में खुद का। अस्मा जी, आपने बहुत सही कहा कि जैसे वो अगर ढके छिपे ही रहना है तो आप अपने घर में रहिए, बाहर आप काम दूसरे कर रहे हैं लेकिन बाहर समाज के सामने आप एक आवरण ओढ़ के आ गए हैं कि नहीं आप प्योर हो सकती हैं, या वो जो एथिक्स जो सो कॉल्ड चीजें होती है वो उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि कई देशों में हिजाब पर बैन लगाया गया है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगी कि वो क्यों लगाया जा रहा है और मुस्लिम समाज इसको किस तरह से रिएक्ट कर रहा है? देखिए, हिजाब को लेके ना एक इंटरनेशनल डिबेट भी हो सकता है, बिकॉज एक तो है हिजाब जो है ना आबरू, मतलब एक ढके हुए, मतलब आबरू को ढकने का काम करते हैं, आपको कवर अप करने के वो काम करते हैं। और हिजाब की वजह से बहुत सारे ऐसे मतलब इंटरनेशनल और नेशनल क्राइम्स हुए हैं, जो होते कुछ और है, अंदर होते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। जैसे आपका कभी कभार लड़का लड़का लड़कियों के भेष में मतलब हिजाब पहन के कवर अप करके बहुत बहुत सारा क्राइम्स वगैरह किए हैं। तो ऐसा बहुत सफरर है, दैट्स व्हाई इंटरनेशनल कम्युनिटी में शायद हिजाब को ऐसा ही वो किया गया है। बट आई सपोर्ट हिजाब इसीलिए मैं करती हूँ क्योंकि एक तो मैं थोड़ा पीछे अगर जाऊं, इफ यू परमिट देन आई कैन कंप्लीट माय सेंटेंसेस। जी जी प्लीज। देखिए, जब एंशियन ये था, एक तो हिजाब और बुर्खा, दीज आर नॉट द मुस्लिम लिबास, ये मुसलमान का वो लिबास नहीं है। कौन पकड़ के रखा है मुझे मालूम नहीं है, बुर्खा आपको ही पहनना पड़ेगा। आज की डेट में तो हिंदू भी बुर्खा पहनते हैं, हिजाब पहनते हैं। मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, आप देखिए साउथ एशियन जो कंट्रीज है वहां पे गर्मी भी ज्यादा है, ठंड भी ज्यादा है। जैसे आपका यहाँ धूप से बचने के लिए, या जो आपका डेजर्ट है आपका, इनको इनसे बचने के लिए आपको ऐसा टाइप का कुछ कपड़ा चाहिए जो आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऊन जो है आपका, गर्मी से बचने के लिए, आपको सनलाइट से बचने के लिए आपको ऐसा टाइप का कपड़ा पहनते हैं। जैसे आप सऊदी अरबिया या दुबई उबई में देखिएगा, वहां पे अलखल्ला पहनते हैं लोग, और जी औरतें बुर्खा पहनते हैं। बट दिस इज फॉर द प्रोटेक्शन ओनली। और पहले के जमाने में जैसे थे आपका, लोग काफी खूबसूरत थे। एक तो खूबसूरत है, दूसरा आपका कोई फैशन डिजाइनर वगैरह थे नहीं, और लड़कों के हिसाब से, मर्दों के हिसाब से वोमेन्स कम थे। तो ये पहले के जमाने से होके आ रहे हैं। जैसे हम लोग कुरान में मिलते हैं, देखते हैं कुछ देवता ऐसा होता है या ऋषि मुनि ऐसा होता है, दूसरे के भाव और मतलब सहरा पहन के दूसरे की बीवी के साथ गलत काम करते हैं। तो ऐसा यहाँ पे भी होता है। जैसे काफी खूबसूरत कोई औरत हो तो उनको मतलब खींच के लेके जाना, उनके साथ दुष्कर्म करना, नहीं तो शादी कर लेना जोर जबरदस्ती, टू कवर अप द ऑल दोज थिंग्स। तो बुर्खा वॉज इन्वेंटेड, बुर्खा वॉज इन्वेंटेड। एक तो है उस समय का वो फैशन डिजाइनर बोली हूँ, क्योंकि शेप एंड साइज कुछ नहीं था, एक लंबा सा वो डाल दो, उसमें क्या है फिजिक भी ढका रहता है आपका, धूप से भी आप बच गए, फिर डिजर्ट के यहाँ से जो लू है, लू से भी बच गए। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट। आप देखिए, अभी आप साउथ इंडिया में जाइए, गुजरात में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, धूप की वजह से आप हिंदू लोग भी पहनते हैं पूरा। तो आप कहाँ बोल सकते हैं हिजाब और बुर्खा खाली मुसलमानों को पहनना चाहिए? हाँ, जी। औरतों को जितना हो सके अपने आप को कवर अप करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जब आप फुल्ली कवर अप होते हो ना, तो सबसे सुंदर आप दिखते हो। ये मैं मानती हूँ। जी। तो अस्मा जी, मेरा अगला सवाल है, मदरसा एजुकेशन को आप किस तरह से देखती हैं? क्या मदरसा एजुकेशन में लड़के और लड़की को एक समान एजुकेशन दी जाती है?
देखिए, मदरसा एजुकेशन तब तक एक्सेप्टेबल है जहां पर आपको मॉडर्न एजुकेशन इसमें ऐड हो। देखिए, आप अगर खाली मदरसा में ही पढ़ोगे ना, खाली दीन की बात ही करोगे आप, तो आप आईएएस आईपीएस कैसे बनोगे? उसमें तो खाली मौलवी कारी इमाम साहब ही बनोगे आप। तो आगे जाके क्या होगा? आप मतलब कितना कोई ऐसा करेंगे आप? एक मौलवी होता है, उनका सैलरी अगर 10,000 या 5,000 होता है, इनका बच्चा होता है 5 से 7, कहाँ से खिलाएंगे आज की महंगाई की डेट में? तो मुझे लगता है जो मदरसा एजुकेशन है, ठीक है, जैसे हिंदुओं को भी जैसे पहले आश्रम का शिक्षा दिया जाता था, मैं खुद सपोर्ट करती हूँ कि भगवान राम उनको भी भेजा गया था आश्रम में। एक पीरियड होता है कि शिक्षा ग्रहण करें, उसमें समाज के बारे में जाने, दिन के बारे में जाने, दुनिया के बारे में जाने, क्या आपका सोसाइटी के बारे में जाने। तो सब कुछ हम लोगों को जानना चाहिए, आश्रम में जाना चाहिए, मदरसा में जाना चाहिए, क्योंकि वी शुड नो अबाउट आवर माइथोलॉजीज। बट इट डजंट मीन खाली माइथोलॉजी ही जानो, आप हदीस जानो। इसके सिवा आप अगर आज की डेट में मॉडर्न एजुकेशन नहीं पढ़ोगे तो आप आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर कहाँ बनोगे? मनु जी, इसके साथ में एक आपको बात बताना चाह रही हूँ। जो जितना पढ़ाई करता है उसका ब्रेन उतना ही यूटिलाइज होता है। यू कैन सी 6 years old ऑफ एक स्मॉल बॉय, 6 साल में तो छोटा ही बच्चा होता है, वो अगर कुरान हफीज हो सकता है, दैट मीन्स उसका मेमोराइजिंग कैपेसिटी कितना है। वो तो अच्छे से इतना बड़ा किताब जो कुरान शरीफ है वो मेमोराइज कर लेता है, इतना अच्छा कैपेसिटी है, यू नो एवरीथिंग अबाउट योर ब्रेन। व्हाई डोंट यू गो फॉर दिस मॉडर्न एजुकेशन? आप देखिए, ताजमहल को आप ले लीजिए, ताजमहल के आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट ये बोलते हैं, मतलब वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके इन सीन्स ढूंढ रहे कि कहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा ज्यादा हुआ है। लेकिन वो बंदा आज अगर उसके पास एजुकेशन होता, मॉडर्न एजुकेशन होता उनके पास, आज तो दुनिया के सबसे बड़ा वो आर्किटेक्ट होता। लेकिन पढ़ाई नहीं था। तो मैं ये बात इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके पास सब कुछ है, लेकिन सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है राइट वे में। तो मदरसा एजुकेशन में मॉडर्न एजुकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, लड़का होता है लड़की होता है, दोनों एक लेवल तक लड़का लड़की को एक साथ पढ़ाया जाता है, उसके बाद उनको फिर स्कूल्स वगैरह चेंज कर दिया जाता है। बट ओनली मदरसाज आई नेवर सपोर्ट। बिल्कुल आपने सही कहा आसमा जी कि मदरसा एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते उसको मॉडर्नाइज एस्पेक्ट के साथ अपने बच्चों को वहां पे शिक्षा दी जाए। तो क्योंकि बदलते वक्त में आप दीन की शिक्षा के साथ साथ आपको दूसरी शिक्षा भी लेनी पड़ेगी, तभी आप इंटरनेशनल मंच पे अपने आप को फ्लोरिश कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा ढूंढ सकते हो। ये सिर्फ आसमा आप जी मेरा देखिए, आप अगर ये अर्जुन वगैरह ये अगर वहां पे नहीं जाते, आश्रम में नहीं जाते, हम लोगों को कैसे मालूम पड़ता कि सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुन है? वो वहां पे गए इसीलिए तो सीखे ना, क्योंकि वहां पे वो उस समय में जैसा एजुकेशन था, उन्होंने वो एजुकेशन सीखा, उन्होंने माइथोलॉजी भी सीखा, अपना एजुकेशन भी सीखा, एवरीथिंग सीखा। तो दिस काइंड ऑफ एजुकेशन वी नीड इन मॉडर्न एजुकेशन ऑल्सो। आसमा जी मेरा अगला आपका सवाल है चैनल कहाँ पे है? जी जी, मेरा अगला सवाल है, इस्लाम में महिला क्या है और सामाजिक जीवन में भी वही है महिला की स्थिति जैसे इस्लाम में बताई गई है? अरे, इस्लाम में तो महिला को इतना बाइज्जती, मतलब इज्जत से रखा गया है। पहला वर्ड जो है इकरा, एजुकेशन। जी, कुरान शरीफ में पहला वर्ड है एजुकेशन। और वो किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्या है कि महिला फर्स्ट, औरत को एडुकेटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें ये किया गया है औरत से घर, घर से समाज, समाज से दुनिया, ये एडुकेट हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखे हो इस्लाम आज किस हालत में है, एजुकेशन परसेंटेज कैसे है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब दबाया जाता है। लड़का होता है, इनको स्कूल इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आगे जाके दुनिया में कुछ करेगा, ये करेगा। और लड़कियों को एक समय में ऐसा होता है, अरे तू पढ़ के क्या करेगा, जाके बाद में तो किसी के घर संभालना होगा, बच्चा संभालना होगा, लाइक दैट। ये मेंटेलिटी जाना चाहिए। इवन इन इस्लाम फीमेल्स को इतना ये दिया गया है, आपका फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए इनको इनको क्या किया गया है, आपका जैसे महर होता है शादी के समय, एक वो
ये दे देता है आपका एक टोकन दिया जाता है कि इफ समथिंग खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो आपको एक फाइनेंशियल मजबूती मिलता है कि यू कैन स्टार्ट अप ए बिजनेस और कुछ भी हो। तो ये कहाँ पे और बाकी कौन से धर्म में ऐसा किया जाता है? फिर माँ बाप की तरफ से 2 आना का आपका जो प्रॉपर्टी है उसका हिस्सा है। फिर आपका आप अगर तो ऐसा धर्म भी पहले ऐसा भी था जैसे सती हो जाना जो हस्बैंड गुजर गए तो वाइफ को जी सतीदाह जो प्रथा है वो बोलिए। जी अब उसका मर्जी हो या ना मर्जी हो उनको तो हाँ मतलब आग में कूदना था। लेकिन यहाँ जी पे तो विवाह का एक प्रचलन करने के लिए हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक एग्जाम्पल देके गया है। तो इस्लाम में महिलाओं को हमेशा आगे रखा, लेकिन समाज ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। यही हम जानना चाह रहे थे कि क्योंकि इस्लाम में महिला को बहुत बहुत ऊंचे लेवल पे ऊंचे दर्जे पर रखा गया है, और लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो जाने ये समाज क्यों उनको बिल्कुल उसके अपोजिट डील करता है। यही हम आपसे जानना चाह रहे थे कि हकीकत क्या है और जमीनी हकीकत क्या है। अस्मा जी, देखो आप हमारी सभी सरकारें महिलाओं की सुरक्षा में नाकाम रही हैं। हम देख ही रहे हैं कि बड़ी तादाद में एक तरह से रेप और खासकर गैंग रेप के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते रह रहे हैं। आप खुद एक महिला हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार को किस तरह से कदम उठाने चाहिए और हमारे समाज को कितना दबंग होना चाहिए इस पर? सरकार का भूमिका यहाँ पे अहम है, और उससे भी ज्यादा भूमिका हम लोगों का जो मेल मेंटेलिटी है उनका भूमिका उससे ज्यादा होना चाहिए। वो क्यों अपने मतलब जो औरतें देखते हैं अपने बहन और माँ के सिवा दूसरी औरतों को क्यों रेस्पेक्ट करना नहीं सीखे हैं? ये हम लोग का जो हम लोग बोलते हैं ना सो कॉल्ड मैंस वर्ल्ड, हाँ, ये उनको चेंज होना चाहिए। सरकार हर किस्म में आपको हर समय आपको इतना सुरक्षा नहीं दे सकते क्योंकि इतना तादाद में जनता है। यस, वी नीड दैट काइंड ऑफ लॉ कि हर जगह आपका कैमराज हो, कुछ भी हो जाए विद इन अ सेकंड पुलिस आ जाए, सिक्योरिटी आ जाए, कुछ भी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 12 बजे रात को अगर कोई औरत गई ना उसको आप गलत बोलो कि 12 बजे क्यों घूम रहे हैं। अरे आप क्यों घूम रहे हो 12 बजे? उसको बोलने के लिए आप भी तो घूम रहे हो, आप भी तो घूम रहे हो बाजार में कि हाँ 12 बजे वो औरत घूम रही है, तो आप मेल होके क्यों घूम रहे हो? इसका मतलब क्या है? आपको पूरा आजादी है 12 बजे घूमने के लिए, और वो एक औरत हो वो है बोल के आपको आप उनको अनाप शनाप बोलोगे या फिजिकली अटैक करोगे, रेप करोगे और मार डालोगे। दिस इज शेमफुल एक्चुअली। दिस इज इट्स अ वेरी बैड एक्ट बाय मेल्स, मेल्स वर्ड। इट शुड नॉट बी, आप अगर किसी औरत के पेट से पैदा होते हो, दुनिया देखते हो, और उसी औरत को आप इज्जत करना नहीं सीखते हो। ये तो स्कूल में पहले बच्चों को सिखाना चाहिए, माँ बाप को अपने बेटों को सिखाना चाहिए कि हाँ पैदा हुए हो तो पहले बात है कि आप रेस्पेक्ट करना सीखो फीमेल्स को, और स्कूल में भी पहला वर्ड वही सिखाना चाहिए, रेस्पेक्ट वुमेन। अस्मा जी, कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि कुछ महिलाएं पुरुषों पर झूठा बलात्कार का आरोप भी लगा देती हैं। इस तरह की घटनाओं से एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से निपटना चाहिए? इसमें तो ये देखिए जैसे मेंस में आपका बोलते हैं ना पांचों उंगली बराबर का नहीं है, कोई फीमेल्स में भी नहीं है। आप जैसे कानून आ गया कोई थोड़ा आजकल औरतें भी है जो मतलब ज्यादा ही वो दिखावाबाजी करते हैं कि कुछ कर लेंगे, बेचारा हस्बैंड कुछ नहीं करते हुए भी उनको गलत एलिगेशन कर देना। दिस इज वेरी सेमफुल एक्ट, ये सब करना नहीं चाहिए। अगर कोई करता है तो जैसे आपका प्रशासन है उनको इस चीजों को बारीकी से देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फीमेल ने ये कंप्लेन किया है तो उनका साइड लिया जाए, बट यस दोनों को मतलब बोथ साइड इंटरोडक्ट करके बाद में वो फैसला लेना चाहिए कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। मैं तो ये नहीं मानती, मैं इस मामले में फीमेल्स को भी मैंने बहुत देखा है, उन्होंने गलत स्टेटमेंट देते हैं, बाद में खुद ही ये होता है, बोलते हैं मेरे हस्बैंड मुझे ये नहीं करता, वो नहीं करता, मुझे टॉर्चर करते हैं, बट कहीं ना कहीं जाके वही गलत होता है। बीच में एक मुझे वो मिली थी काम वाले की, मतलब एक ड्राइवर था हम लोगों का, उन्होंने जी मुझे काफी इंसिस्ट किया कि मेरा जवाई ही उसको मेरा जवाई मेरे बेटी को नहीं देखता है, आप जाइए थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंड कर वो कर दीजिए। तो मैं जब गई 2 दिन से वो उसका हस्बैंड घर में था ही नहीं। जैसे मैं गई तो उन्होंने आया, आने के बाद मैंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने मुझे कपड़ा खोल के दिखाया, कोई मैडम देखिए इसने मुझे मारा है,
रात को मैं कैसे आऊं घर में, मुझे डर लगता है, उसने मुझे ईंट से मारा है। और आप देखिए मैं सामान कितना, वो मैं काम करता हूँ फिर भी मेरे बच्चे के लिए जो भी सामान है उसने दिखाया। और हम्म। मनोज यू ओन बिलीव, लड़की के मुंह मुंह नहीं थी, वो आग थी, आग। तो ऐसा वही भी होता इसीलिए है। जी कि वो मिसयूज भी करती हैं, तो मतलब सिक्के का एक पहलू ही खराब नहीं है, दूसरे पहलू में भी खामियां हैं। हम इसी पे जानना चाह रहे थे कि जी। कभी अ, कभी कभार ऐसा भी होता है ना, इनोसेंट मेल्स ऑल्सो इसका बलि हो जाता है। बट ये जी। 100 में से एक केस हो सकता है। बट वी शुड नॉट सपोज दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी, यू नो, शुड बिल्कुल स्टॉप। बिल्कुल बिल्कुल। अस्मा जी, जानना चाहेंगे कि आर्थिक रूप से मजबूती महिलाओं को अपने हक के लिए कितना स्ट्रॉन्ग करती है? पहले तो आर्थिक रूप से तभी आप स्ट्रांग होंगे जब आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, या पढ़ाई लिखाई नहीं भी किया तो स्मॉल स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सब में करेंगे। तभी आप अगर दूसरों के हाथ के लिए रुकते रहेंगे ना, कोई मुझे दूसरा कोई मुझे वो फाइनेंशियल सिक्योर कर देंगे, तो देन तो यू आर गोइंग टू लूज योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो, बिकॉज कोई किसी को फ्री में कुछ नहीं करता है। आप अगर कुछ कमाएंगे तभी अच्छे से खाएंगे। और आप अगर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, अब फाइनेंशियली आप अगर इंडिपेंडेंट हो, देन कोई बंदा भी आपको कुछ बोलने के लिए हमेशा ये बोलते रहेंगे कि अरे इसको मैं कुछ बोल दूंगी तो वापस कुछ ना बोल दे। और ऐसा हस्बैंड्स भी मैंने देखा है कि वाइफ आपका फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट है और आपका हस्बैंड से ज्यादा कमाते हैं, तो वो लोग तो चुपचाप ही रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो सोने के अंदर रहने वाले मुर्गी मेरे हाथ से निकल जाएंगे। तो पहले तो ये है एजुकेशन। सेकंड, व्हाट एवर स्किल यू हैव, प्लीज यूटिलाइज। बिल्कुल सही कहा आपने अस्मा जी। अस्मा जी, अक्सर आजकल हमारे नेता महिलाओं को क्या पहने और क्या नहीं पहनने जैसे बेतुके बयान देते रहते हैं। इन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उनको क्या कहना चाहिए? मैं बोलूंगी सर, मुझे दुख लगा आपकी बातें सुन के, जो भी आप पहनावा के ऊपर होता है ना, ये एक्चुअली आपकी सोच की गलत फहमी है, आपकी सोच गलत है, इसलिए आप ऐसा दूसरे के बारे में बोलते हो। पहले तो आपने बीवी को देखिए, आपने बेटी को देखिए, वो क्या पहनना पसंद करते हैं। और आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते वो क्या पहनेंगे, नहीं। आप इंडिया में रहते हो या फॉरेन जहां पे भी रहो, बट आप अगर फ्रीडम नहीं देंगे तो आपको फ्रीडम कहाँ से मिलेंगे। ये मेंस वाला सोसाइटी जो है ना, औरत को जितना आप टॉर्चर करेंगे, औरत उतना ही बोलेंगे ना, बोलते हैं क्या, जुझारू क्या बोलते हैं उनको, फाइटर। जुझारू फाइटर। हाँ, आप बनाते हैं, फाइटर बनाते हैं, आप ऐसे ऐसे कमेंट देके ना औरतों को जिद्दी बनाते हैं, फाइटर्स बनाते हैं। जो आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं ना, उनको भी सोचने के लिए आप मजबूर कर देते हैं कि अरे देखो इसका मेंटेलिटी इतना घटिया है। बिल्कुल आपने सही कहा अस्मा जी कि उनको कोई हक नहीं बनता कि हमारी ठेकेदारी वो लें। वो अपने लिए हाँ, ले ले कौन वही है वो बाकी लोग, है, समाज वो का किसी को ठेकेदार है क्या? बिल्कुल। अच्छा अस्मा जी, एक बात बताइए, क्या भारतीय राजनीति जाति और धर्म के बीच सिमट कर रह गई है और जनता इसके बीच में पिसी जा रही है? अरे we should vote for nation, you know, we should vote for our development, we should vote for our entrepreneurship, progress and everything. We should not vote for Hindu and Muslim. ये जो है ना, लोगों को बेवकूफ बनाने का एक बहुत बढ़िया जरिया है। यहाँ पे जितना भी आप रिलीजन को ये करते हो, उतना ही वो फायदा उठाते हैं। वोट किसको देंगे? अरे हिंदू और मुसलमान क्या है? अब पहले आप अपना डेवलपमेंट को देखो, एजुकेशन सिस्टम को देखो, हेल्थ की सिस्टम को देखो, हेल्थ की सिस्टम को आप देखो। ये सब देखना होगा कि किसको हम वोट देने से हम लोगों का डेवलपमेंट होंगे, एजुकेशन में ये होंगे। अस्मा जी, क्या असदुद्दीन ओवैसी सही मायने में मुस्लिम समाज के नेता हैं, या वो भी केवल वोट बैंक के तरह से ही मुस्लिम समाज को देखते हैं? देखिए, ही इज ए पॉलिटिशियन, ही इज ए पॉलिटिशियन। सो पॉलिटिशियंस को बोलने के लिए बहुत कुछ ये होता है, बट नो, उन्होंने किसी का ठेका लेके नहीं रखा है। वो मुस्लिम्स को बोलते हैं, मुस्लिम वाला, मुस्लिम लोगों को जो बातें करते हैं, उनकी बातें मैं भी सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनकी बातें, बिकॉज बहुत हाई क्लास बात करते हैं, बहुत पॉजिटिव बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। बट मैं इसीलिए उनको ये नहीं करती क्योंकि आपने भी मुस्लिम समाज का कोई ठेका लेके नहीं रखा है। As a Muslim, I like him because he is a quite educated person
और उनसे बहुत आशा भी है कि आगे जाके डेवलपमेंट के काम वो करेंगे, लेकिन आपने कोई पॉलिटिक्स में ठेका लेके नहीं रखा है। आई डोंट थिंक सो। ठीक है, आप मुस्लिम के लिए कुछ कर पा रहे हो, दैट इज गुड। मेरा आखिरी सवाल आपसे, काफी लंबे वक्त से केंद्र की राजनीति में कोई दबंग मुस्लिम महिला नेता नहीं है जो मुस्लिम महिला समाज की एक प्रखर आवाज बन सके। ये खालीपन कब और कैसे भरा जा सकता है? अरे मनु जी, आपको कभी ये मिलेगा नहीं, बिकॉज इट इज मेल, आपका मेन्स वर्ल्ड, वो कोई भी महिला को इतना जल्दी आगे बढ़ने नहीं देंगे। अगर आगे बढ़ेंगे ना, पीछे में 2-3 साइन बोर्ड तो ऐसे ही लगाएंगे, शी इज नॉट गुड, ये ऐसा है वैसा है। महिलाओं को तो आप देखिए, जब ना माइथोलॉजिकल ये बायलॉज बन रहे थे ना, इट में भी हिंदू और मुस्लिम माइथोलॉजिकल, जब बायलॉज बन रहे थे, आप एक भी किसी भी धर्म का एक बायलॉज लेके देखिए, उस समय की कमिटीज को लेके देखिए, एक भी कोई महिला थी क्या? अगर मुसलमान हिंदुओं में देखिए आप, पार्वती कहाँ थी बायलॉज जब बन रहा था? वो तो सती थी ना, अर्धांगिनी थी शिव जी के। वो बीबी फातिमा, वो कहाँ पे थी? कहीं आपको कहीं नजर आया उनका कोई मतलब हिस्सेदारी रिलीजियस माइथोलॉजी में महिला का? जो इतना सारा माइथोलॉजी बायलॉज बनाया गया है ना, एक भी औरत का वहां पे हिस्सेदारी है नहीं। और ये मैंस वर्ल्ड है, मैन, इन्होंने क्या है, अपने हिसाब से वो बायलॉज वगैरह बनाए, दुनिया जाए भाड़ में। वैसा ही उन्होंने ये किया है कि महिला जाए भाड़ में, इन लोगों को बच्चा पैदा करने दो, समाज देखने दो, घर देखने दो, इनके सिवा उसका वो नहीं है। आज अगर मैं टिकट मांगती हूँ, टिकट मुझे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो बोलेंगे वहां पे सीटिंग एमएलए है और वहां पे वो ही इज बेटर देन यू, लाइक दैट। बट आपको मौका देना चाहिए ना, मौका देने से ही आप कुछ कर पाओगे। लेकिन ये सब नहीं होता है, ये लॉबिंग सिस्टम होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, किस जो भी आज तक आगे आए ना, सुषमा स्वराज जी हो या इंदिरा गांधी जी हो, ये लोग बहुत मतलब बोलते हैं ना, परख परख के ताप, मतलब आग में इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड था आसमा जी, दैट्स व्हाई वो आगे आ पाए। जी वो बिल्कुल। पॉलिटिकल बैकग्राउंड होंगे। अदरवाइज तो आप देखो, इंडिया में जो औरत सुलह संभाल सकती है, बच्चा पैदा कर सकते हैं, एट द सेम टाइम वो क्या करते हैं, घर संभालते हैं, सोसाइटी संभालते हैं। आपके घर में कोई बीमार हो, नर्सिंग होता है, सी इज ए गुड टीचर, एक अच्छा वो भी होता है बच्चे के लिए। फिर मेंस तो इतना वो सामाजिक इसमें इतना आना जाना होता नहीं है, तो उन्होंने फीमेल जो वोमेन होता है, तो सोशल इश्यूज में महिलाओं को जाना पड़ता है। तो एक साथ इतना सारा कुछ तो संभाल सकती है। तो एक तो विधानसभा का ही तो सीट है, आप उनको ये करके तो देखो। एक्सप्लॉइट, वो लोग बोलेंगे एक्सप्लॉइट हो चुके हैं या एक्सप्लॉइट करेंगे। महिलाओं के लिए इन लोगों का हमेशा विचार गलत ही था। वेरी दोज पर्सन आर वेरी मच लकी कि वो अभी तक मतलब जैसे तैसे करके आगे आ पाए। अदरवाइज एज ए फीमेल तो आपको बहुत मुशक्कत करने पड़ेंगे, बहुत हार्ड वर्क करने पड़ेंगे, और दुनिया की लांछना जानछना जो भी है, बदनाम वगैरह, ये सब झेलने के बाद आप अगर आएंगे, फिर भी टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन आपको ये सब भुगतना पड़ेगा। अभी थोड़ा सोसाइटी बदल रहा है, फिर आई विश कि जल्दी बदले, उनका मेंटेलिटी चेंज हो। अगर मेल कुछ कर सकता है ना, तो फीमेल उससे ज्यादा कर सकते हैं, ये बिलीव उनको आना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा आसमा जी, इसीलिए मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में इंट्रोडक्शन में कहा था कि बेबाक और बुलंद आवाज, क्योंकि आप खुद सियासत की हिस्सेदारी में हैं इस वक्त, और आपने उस सच्चाई को बयां कर दिया कि आप खुद अगर चाहें, जबकि आप कितना सोशल वर्क करती है, कितने सारे इवेंट्स में आप जाती हैं, लेकिन अगर चुनाव की बात आती है और आप अपनी दावेदारी पेश करती हैं, तो हमारे पॉलिटिकल लोग आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। आपने ये बहुत खुले शब्दों में एक्सप्लेन किया कि आप कितना ही मेहनत कर लीजिए, आप कितना ही अपने आप को प्रूव कर लीजिए, आप कितना ही ईमानदारी से समाज के लिए काम कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपके पीछे अगर पॉलिटिकल बैकहैंड होता तो आपके लिए ये सीढ़ी चढ़ना आसान हो जाता सियासत की। अदरवाइज अभी भी वो लंबा रास्ता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आसमा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। मनु जी सुनिए ना, एक बात बोलते हैं। माय फादर इन लॉ, ही वाज मिनिस्टर फॉर 15 years इन असम गवर्नमेंट। उनसे पहले मेरे दादाजी वो थे आपका मुस्लिम लीग के एमएलए थे 1937 में। जी। इन लोगों ने ऑलरेडी काम कर चुके हैं।
और मुझे काम करने के लिए मैं नहीं चाहती हूँ कि एक छोटा सा जगह हो, बिकॉज मैं अगर काम करती हूँ ना, मेरे वतन के लिए काम करती हूँ। आई लीड इंडियन टीम टू द वर्ल्ड कप। हाँ, जी मैं अपने पूरा पूरा देश के लिए काम करती हूँ। तो आप लोग कैसे वो बोल सकते हो कि यू आर नॉट कैपेबल और आप कर पाओगे क्या? क्वेश्चन मार्क क्यों है? अगर फीमेल होके एक टीम को, आई वॉज द मेंबर ऑफ दैट इंडियन टीम टू द वर्ल्ड कप, आप जी बुसान अगर वो करेंगे, गूगल करेंगे तो मेरा फोटोज जी वगैरह आएंगे। तो जी। हम लोगों को एक सेक्टर में काम करना चाहिए मनोज जी, या हम लोगों को पूरा विश्व के लिए काम करना चाहिए? बोलिए, हम लोगों का दायरा वही है क्या, एक क्षेत्र है क्या? यही तो बात है, यही तो समझ में नहीं आती है इन लोगों को। आप देखिए, आप इंटरनेशनल लेवल पे जब तिरंगे का परचम लहरा के आ सकती हैं और यहाँ पे एक विधानसभा में ये लोग डील कुछ अलग तरह से करेंगे, तो इनकी सोच पर ही सवाल उठ जाता है। वही इनका, जब जब तक लॉबिंग सिस्टम हटेगा नहीं ना, प्रोग्रेस और डेवलप दोनों ही होगा नहीं। वही बाद में आगे ये बोलता है ना, कोई भी देश में अगर डेवलपमेंट ना होना, उनको क्या करना है, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए दो धर्मों के बीच में आप उनको मतलब छोड़ दो, ये लोग अपने आप ही झगड़ झगड़ के वो थक जाएंगे और आपका जो मनचाहा मसला है आराम से पूरा हो जाएंगे। ये सब है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अस्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे आज के मेहमान। वी मीडिया के हमारे अगले एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक और मशहूर हस्ती से। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए वी मीडिया। Thank you.